नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से। हमने पिछले दिनों फ्रीबीज का मुद्दा उठाया था और फ्रीबीज पर हमारी स्टोरी के एक एपिसोड में हमने इस पर बहुत सारी जानकारी आपसे शेयर की है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह मुफ्त की योजना यानी फ्रीबीज देश और राज्यों में किस तेजी से फैल रही हैं। खासकर चुनाव आने के पहले कई राज्यों में राजनीतिक पार्टियां वोटर्स के लिए मुफ्त की योजनाएं घोषणा करती हैं और ये योजनाएं बढ़ चढ़ के पार्टियां करती हैं। कोई एक पार्टी अगर 100 रुपए करेगी, दूसरी 500 रुपए करेगी। अभी हाल ही में एक केंद्रीय मंत्री ने भरे मन से इन योजनाओं को राजनीतिक दबाव में लागू किए जाने की बात कबूल की थी। ये भी कहा था कि राजनीतिक दबाव रहता है, इन योजनाओं को कैसे लागू करें और उसकी व्यवस्था करें। तो आइए देखते हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जो फ्रीबीज कहलाती हैं। हमने पिछले एपिसोड में कुछ राज्यों को लिया था, इस एपिसोड में भी लेंगे, लेकिन शुरुआत हम कर रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से, जहां मुफ्त की योजनाएं शुरू की गई है और उसका क्या असर है। मध्य प्रदेश की कुछ बड़ी फ्रीबीज योजनाओं पर नजर डालें तो समझ में आता है कि क्यों मध्य प्रदेश को मुफ्त की योजनाओं की जननी कहा जाता है। जी हाँ, सबसे पहले यहीं पे शुरू हुआ है और यहां से यह सब जगह फैला है। पिछले कुछ विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश ने जिस तरह से गेम चेंजर योजनाओं को लागू किया, उससे सभी राजनीतिक दलों में मुफ्त बांटने की होड़ मच गई है। ऐसा हुआ कि कुछ योजनाएं आई, उससे अचानक से सत्ता बदली और वो योजनाएं काफी सफल हो गई। किसानों की योजनाएं, महिलाओं की योजनाएं, तो अब सभी राज्य इस तरह की होड़ लगा रहे हैं, सभी राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। मध्य प्रदेश की सबसे सफल योजना थी लाडली लक्ष्मी योजना। उसके बाद शुरू हुई लाडली बहना योजना, जो गेम चेंजर कहलाई है। लाडली बहन योजना में गरीब महिलाओं को 1250 रुपए प्रति माह उनके बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर किए जाते हैं। इस योजना का लाभ 1.3 करोड़ महिलाओं को मिलता है और जिस पर 12,000 करोड़ रुपया खर्च होते हैं। ये राशि आगे बढ़ाए जाने की मांग भी हो रही है और घोषणा भी हो रही है। इसके अलावा मुफ्त लैपटॉप योजना के 1 लाख लाभार्थी हैं जिन पर 800 करोड़ रुपए खर्च होते हैं और इसी तरह 50 लाख किसानों को अतिरिक्त बोनस जो केंद्र सरकार देती है वो तो है ही, इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार भी अतिरिक्त बोनस करीब 3500 करोड़ रुपए देती है किसानों के लिए, जो कि एक बड़ी बात है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 60,000 जोड़ों को सालाना 700 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं इन लोगों पर और 10 लाख छात्रों को मुफ्त साइकिल योजना के तहत 200 करोड़ रुपए का खर्च आता है, जो कि एक बड़ा अमाउंट है जिससे कि बहुत सारी योजनाएं हो सकती है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश राज्य की कुल 4.8 लाख करोड़ का कर्ज है मध्य प्रदेश राज्य पर, जो कि एक बहुत बड़ा कर्ज है। छत्तीसगढ़ की बड़ी फ्रीबीज योजनाओं में अगर हम बात करें तो 70 लाख महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना पर 6,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। गोधन न्याय योजना के लिए 3 लाख पशुपालकों पर 900 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। 20 लाख किसानों को बोनस पर 2,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। 56 लाख परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत इलाज पर 1800 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 20,000 जोड़ों पर 300 करोड़ रुपए का सालाना खर्च सरकार करती है। ये आंकड़े बताते हैं कि हर चुनाव के पहले फ्रीबीज का बम फूटता है और राज्यों का बजट डगमगा जाता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ राज्य पर कुल 1.10 मतलब 1,10,000 लाख करोड़ कर्ज है छत्तीसगढ़ राज्य पर। अब ये समझते हैं कि इन मुफ्तखोरी की योजनाओं का देश की अर्थव्यवस्था पर क्या हाल पड़ सकता है, क्या असर पड़ सकता है। अगर हम देखें तो बड़े चौंकाने वाले रिजल्ट आ जाएंगे। वित्त वर्ष 2019-20 में केंद्र सरकार ने फ्रीबीज पर कुल 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। जी हाँ, 1.5 लाख करोड़ रुपए, जबकि राज्यों ने 2.3 लाख करोड़ खर्च कर दिए। इसके अलावा ये मिलकर कुल खर्च हुआ 3.8 लाख करोड़ रुपया, जो देश की जीडीपी का 1.7% रहा। मतलब कितना बड़ा खर्च है। वित्त वर्ष 2020-21 में केंद्र सरकार ने फ्रीबीज पर 2.8 लाख करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि राज्यों ने किए 3.2 लाख करोड़ रुपया। कुल मिलाकर खर्च हुआ 6 लाख करोड़ रुपया, जो देश की जीडीपी का 2.6% रहा। ये बहुत बड़ा हिस्सा है। वित्त वर्ष 2021-22 में केंद्र ने फ्रीबीज पर 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि राज्यों ने 3.8 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। राज्य के हमेशा ज्यादा ही खर्च हो रहे हैं। इसको मिलाकर कुल खर्च हुआ 7.3 लाख करोड़ रुपया, जो जीडीपी का 3% रहा है। अब आप सोच सकते हैं, एक जमाने में देश का डिफेंस बजट 3% था, जो बढ़कर 7 हुआ, फिर 12 हुआ। इस तरह 22-23 में केंद्र सरकार ने फ्रीबीज पर कुल 4 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। 4 लाख करोड़ रुपए, जी हाँ, जबकि राज्यों ने भी 4 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिए। दोनों ने मिलाकर करीब 8 लाख करोड़ रुपए खर्च किए और आप समझ सकते हैं कि ये जीडीपी का करीब 3.2% है। इतना बड़ा हिस्सा है जिसपे कि मुफ्तखोरी में और दूसरी योजनाओं में खर्च हुआ है। वित्त वर्ष 23-24 में केंद्र सरकार ने फीस पर कुल 4.2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि राज्यों ने 4.5 लाख करोड़ किए।
अब आप सोच सकते हैं राज्यों का खर्च जो है बढ़ रहा है। कुल मिलाकर खर्च हुआ 8.7 लाख करोड़ रुपया, जो जीडीपी का 3.5% है। तो जीडीपी का 3.5% जो है मुफ्त की योजनाओं में जा रहा है, आप देख लीजिए। मतलब हर साल जीडीपी का करीब 2.5 से 3% सिर्फ फ्रीबीज पर ही खर्च होता है। और इसका असर यह है कि विकास परियोजनाओं के लिए पैसा बचता ही नहीं है। अगर कोई डेवलपमेंट कराना हो तो उसके लिए पैसा नहीं है हमारे पास। इसमें जरूरी काम जैसे स्कूल, अस्पताल, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड जो चाहिए वो कम पड़ जाता है, और इसी वजह से कई ऐसे काम रुक जाते हैं जो कि देश की जनता के लिए बहुत जरूरी है। सवाल यह है कि ये फ्रीबीज जाते कहां हैं? जानते हैं कि ये लाभार्थी कौन कौन है? आंकड़े बताते हैं कि लाभार्थी हैं गरीब रेखा से नीचे बीपीएल के परिवार, जो वाकई गरीबी रेखा से नीचे हैं। ऐसे छोटे किसान जो कि वाकई बहुत छोटे हैं या बटाई पर अपना काम चलाते हैं। ग्रामीण महिलाएं हैं, ऐसी ग्रामीण महिलाएं हैं, शहरी गरीब है, उसके बाद मजदूर वर्ग है और SC/ST वर्ग भी है। तो आपको क्या पता है कि मुफ्तखोरी की योजनाओं में राज्य की आर्थिक स्थिति पर क्या असर हो रहा है? राज्यों की कैसी स्थिति हो रही है? चलो बताते हैं आपको। फ्री बीज से पंजाब पर कुल 3.12 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज आप जान सकते हैं कितना होगा, जो राज्य की जीडीपी का 48% है। इसी तरह राजस्थान पर 4.5 लाख करोड़ का कर्ज बढ़ चुका है, जो उसकी जीडीपी का 39% है। पश्चिम बंगाल पर 5.86 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, जो उसकी जीडीपी का 38% है। उत्तर प्रदेश पर 6.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, जो उसकी जीडीपी का 34% है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो राज्य पर 1.5 लाख करोड़ का कर्ज है। जी हाँ, अभी छत्तीसगढ़ का बजट अभी पेश हुआ था, तो उतना खर्च है, और छत्तीसगढ़ की जीडीपी का 35% है। वहीं मध्य प्रदेश पर 3.45 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बढ़ चुका है, जो उसकी जीडीपी का 34% है। अब इसमें तमिलनाडु और पंजाब जैसे राज्यों का आपने कुल बजट का 20 से 30% सिर्फ फ्रीबीज पर ही खर्च कर रहे हैं ये दोनों राज्य। ऐसे कुछ और राज्य भी है जो 20-30% जो है मुफ्त में बांट देते हैं। इसका नतीजा ये हुआ है कि इन राज्यों का खर्च बढ़ता जा रहा है और कई विकास योजनाएं रुक गई हैं, वहां पे विकास नहीं हो रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि हमें पैसा नहीं मिलता है, केंद्र से पैसा लाओ, टैक्स बढ़ाओ, दूसरी चीजें करो। राजनीतिक पार्टियां तर्क देती हैं कि मुफ्त योजनाएं सामाजिक समरसता को, समानता को बढ़ाती है। अब कैसे? डीएमके की जो महिलाओं को 1,000 रुपए प्रति माह योजना है, वो सभी महिलाओं को समान रूप से मिलती है, तो उनका कहना है सामाजिक समानता इससे बढ़ती है। जबकि मुफ्त योजनाओं के विरोध में आरबीआई ने 2023 में 10 राज्यों को ऋण स्थिरता पर चेतावनी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इन मुफ्त योजनाओं को अतार्किक मुफ्त योजनाएं, इरैशनल फ्रीबीज कहा है और उसको नियंत्रित करने की बात की है। अर्थशास्त्री जो इकोनॉमिस्ट है जीन ट्रेस, उन्होंने सब्सिडी को स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा में खर्च करने की वकालत की है। उन्होंने कहा है कि जो सब्सिडी है वो हेल्थ और एजुकेशन में जानी चाहिए, उसका लाभ हेल्थ एजुकेशन तक पहुंचाया जाना चाहिए। मुफ्त योजना कल्याणकारी लेकिन वित्तीय रूप से जोखिमपूर्ण बनी हुई है। एनएफएसए जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है और पीएम जय मतलब आयुष्मान योजना, ऐसी योजनाएं जो है परिवर्तनकारी क्षमता रखती है, लेकिन लक्षित सुधार और वित्तीय विवेक और मानव पूंजी पर ध्यान देना आवश्यक है। टारगेटेड जो है वो रिफॉर्म्स होने चाहिए। केरल और तमिलनाडु में जैसे जो राज्य हैं उनमें सब्सिडी को स्वास्थ्य और शिक्षा निवेश के साथ संतुलित करके रखा गया है। ये एक आदर्श मॉडल प्रस्तुत करते हैं। अगर सब्सिडी आपके शिक्षा में, स्वास्थ्य में, महिलाओं के विकास में जाएगी तो उसका उचित लाभ मिलेगा। तो मुफ्तखोरी की योजनाओं का देश पर क्या असर हो रहा है? इसका सीधा असर विकास योजना पर दिखाई दे रहा है। हम ये बात कर रहे हैं कि असर कहां कहां कैसे दिखेगा। स्कूलों के अपग्रेडेशन के लिए फंड नहीं है या कम है, मतलब स्कूलों खंडर है। सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं की कमी हो रही है, वहां पे लोग परेशान हैं। नई सड़कें, रेलवे प्रोजेक्ट्स में देरी हो रही है क्योंकि पैसा नहीं आ रहा है। नई नौकरियों का सृजन नहीं हो पा रहा है क्योंकि एक्सपांशन नहीं हो रहा है। यानी जो पैसा आपकी जिंदगी को सुधारने में लगाना चाहिए था वो मुफ्तखोरी में झोंक दिया गया, और इसकी वजह से ही डेवलपमेंट्स के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डिलेड हो गए, रुक गए, खत्म हो गए। तो आखिर फ्रीबीज के पीछे की राजनीति कैसे की जाती है, अब हम ये समझ लेते हैं। सबसे पहले चुनाव से 6 महीने पहले स्कीम की घोषणा होती है। फिर टारगेटेड वोट बैंक का चयन होता है, जिसमें गरीब महिलाएं, किसान होते हैं। सरकारी खजाना का पैसा वहां पे लगता है, तो सरकारी खजाना खाली हो जाता है, लेकिन वोट पक्के माने जाते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि कर्ज बढ़ता जा रहा है और अर्थव्यवस्था कमजोर होती जा रही है। सरकारों के पास पैसा नहीं है कि वो नई योजनाओं को शुरू कर सके, समय के साथ साथ डेवलपमेंट को बढ़ा सके, ये नहीं कर सकते। ये सब जानते हैं कि फ्रीबीज और चुनावी राजनीति का रिश्ता बेहद गहरा है।
रिपोर्ट्स बताती हैं कि हर चुनाव से पहले राज्यों में नए फ्रीबीज की बाढ़ आ जाती है। एक साथ बहुत सारी योजनाएं आ जाएंगी, लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना, किसान वगैरह वगैरह। जैसे ही चुनाव नजदीक आता है, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री यात्रा, फ्री स्कूटी, ये सब घोषणाएं होती है और ये बंटना शुरू हो जाता है। दिल्ली में 2020 के विधानसभा चुनाव में आपने मुफ्त बिजली पानी का दाव चला, आप ये इस पर बड़ा बवाल में मचा और आपने इस पर बहुत पैसा खर्च भी किया। तमिलनाडु में डीएमके और एआईडीएमके की फ्रीबीज रेस तो बहुत मशहूर है। एक पार्टी एक मुफ्त की घोषणा करती तो दूसरी पार्टी और बढ़ के करती है। दोनों पार्टियां इस होड़ में लगी हुई है कौन कितना मुफ्त बांटता है। पंजाब में भी आपने मुफ्त बिजली का वादा करके सत्ता में एंट्री मारी थी, मुफ्त बिजली बांटी और उनको चुनाव में जीत मिली। तो क्या फ्रीबीज देश को दिवालिया बना देंगे? जी हाँ, आरबीआई और नीति आयोग की रिपोर्ट्स बार बार चेतावनी दे चुकी हैं कि अगर फ्रीबी कल्चर ऐसे ही चलता रहा, अगर बार बार मुफ्तखोरी, बार बार फ्री में जनता को पैसा बांटा गया, जिस चीज की जरूरत नहीं है वो भी मुफ्त में बांट रहे हैं, तो कई राज्य श्रीलंका की राह पर जा सकते हैं। श्रीलंका जैसे देश, कोलंबिया जैसे देश, उनकी हालत देख लीजिए आप। तो इसका समाधान क्या है? आप सभी दोस्तों में से मैं गुजारिश करूंगा कि अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि इस समस्या का समाधान क्या है, क्योंकि समस्या ही तो है। जरूरी है कि फ्रीबीज पर एक नियमित मॉनिटरिंग बॉडी बने और पारदर्शी ऑडिट सिस्टम हो। यह बहुत जरूरी है, उस पर नजर रखना। हर स्कीम की फिस्कल इंपैक्ट स्टडी जरूरी है, इसका असर क्या होगा। फ्रीबीज को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से जोड़ें। अगर फ्रीबीज वहां पे जाएंगी तो वो उसमें सब्सिडी और दूसरी तरह से फायदा मिलेगा, ताकि इसके दीर्घकालिक लाभ होंगे। चुनाव आयोग को शक्तियां दी जाए ताकि वो फ्रीबीज घोषणाओं पर नियंत्रण कर सके। एक पार्टी ने एक घोषणा कर दी, बस, इससे ज्यादा नहीं है। साथ ही वेलफेयर और फ्रीबीज में अंतर का कानून में प्रावधान हो। ये वेलफेयर है, ये फ्रीबीज है, इस पर बिल्कुल क्लियर कट चीज आए। आर्थिक सलाहकार परिषद से अनिवार्य रूप से कंसल्टेंसी हो कि आर्थिक सलाहकार परिषद इस पर क्या कह रही है। केंद्र और राज्य मिलकर फ्रीबीज की सीमा तय करें, इससे ज्यादा पैसा नहीं बटेगा मुफ्त में। सिर्फ वेलफेयर योजनाओं को मंजूरी दी जाए और फ्रीबीज को बिल्कुल मंजूरी न देना चाहिए। साथ ही लोकसभा और विधानसभाओं में फ्रीबीज पर जरूरी बहस हो, चर्चा हो और इस पर डिस्कशंस हो। दोस्तों, ये थी भारत में बढ़ती मुफ्तखोरी, उसकी राजनीति, इसका पूरा काला चिट्ठा। सवाल ये है, क्या मुफ्त की चीजों का लालच देकर जनता को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है? क्या जनता स्वाभिमान से रह सकती है? हमारे कई नेताओं ने अपने भाषणों में डायरेक्ट रूप से इन सब बातों को कहा है। या देश को आर्थिक बर्बादी की ओर ये मुफ्तखोरी ले जा रही है? तो मिलाकर फ्रीबीज जनता के लिए तात्कालिक राहत है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था के लिए ये धीमा जहर है। मुफ्त की राजनीति जीत का शॉर्टकट तो हो सकता है, लेकिन आर्थिक आत्महत्या का रास्ता ये एक बहुत बड़ा रास्ता है जो कि देश को गर्त में ले जाएगा। क्या भारत इस जाल से बाहर निकल पाएगा? भारत को इस जाल से निकलने में कितना वक्त लगेगा, कैसे निकला जाए, ये सब सवाल हमारे सामने हैं। इन जानकारियों के हमारे सोर्स जो हैं वो यूनियन बजट और यूनियन मिनिस्ट्री के डेटा हैं, उसके साथ ही उनके दस्तावेज हैं, जो डिपार्टमेंट वाइज दस्तावेज है वो भी है, आरबीआई है, उसके अलावा स्टेट फाइनेंसेस उनकी रिपोर्ट है, पीआरएस, उसके अलावा लेजिस्लेटिव रिसर्च है, उस पर भी हमने डेटा इकट्ठे किए हैं। कुछ अखबार है, द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, इकोनॉमिक टाइम्स है, ये तमाम अखबार लगातार मुफ्तखोरी पर लिख रहे थे, हमने उनसे भी डेटा इकट्ठे किए हैं और ये आप तक पहुंचाए हैं। आपको कैसा लगा ये जरूर बताइए। द रियल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर दें और बताएं कि आप इस तरह की खबरों से आपको आपकी क्या राय है, आप किस तरह से रिएक्ट करेंगे और आपको इस तरह की खबरें देखना पसंद है कि नहीं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और द रियल स्टोरी को सब्सक्राइब करें। आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।